पहले अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के यूनिट नंबर 3 का 4th लेक्चर जो है वो डिलीवर करने जा रहा हूँ मैं आपके सामने, जिसमें हम न्यूटन का दूसरा कानून हरकत, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया था कि न्यूटन ने मोशन के 3 लॉज जो है वो दिए अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वैसे भी हम ये मैकेनिक्स जो है उसको पढ़ रहे हैं। आपको बोला था कि मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेज़ हैं, जिसमें एक का नाम काइनेमेटिक्स है, दूसरी डायनामिक्स है। काइनेमेटिक्स जो है उसके बारे में हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा, और ये डायनामिक्स है, यानी इसमें हम अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे एंड कॉजेज़ ऑफ देयर मोशन, जो ऑब्जेक्ट्स की मोशन की वजूहात क्या हैं उनको भी हम ज़ेर बहस लाएंगे। तो न्यूटन जो है इसने दूसरे कानून में, पहला कानून तो आपने समझा विच इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी उसको न्यूटन का इनर्शिया का कानून भी बोला जाता है, क्योंकि दैट डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। लेकिन न्यूटन का जो सेकंड लॉ है इसमें इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, यहीं पे फोकस करने की बात है। लफ्ज़ फोर्स नहीं बल्कि नेट फोर्स है। अगर इस नेट फोर्स की जगह फोर्स इस्तेमाल किया जाए अकेला लफ्ज़, दैट विल बी रॉन्ग। न्यूटन ने बोला कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। तो स्टेटमेंट को समझने से पहले नेट फोर्स पर दोबारा मैं बोल देता हूँ। पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि डिफरेंस बिटवीन नेट फोर्स एंड फोर्स इज़ दैट, फोर्स की स्टेटमेंट या डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी, द एजेंट दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। यानी फोर्स ऐसी अमल करने वाली चीज़ को कहते हैं जो किसी जिस्म की रेस्ट की हालत को मोशन में तब्दील कर दे या तब्दील करने की कोशिश करे। मीनवाइल अगर कोई जिस्म मोशन की हालत में है तो उसको रेस्ट में तब्दील कर दे या रेस्ट में लाने की कोशिश करे, दैट एजेंट इज कॉल्ड फोर्स। अब नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। किसी बॉडी पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस को इकट्ठा कर लिया जाए, जमा कर लिया जाए, तो वो नेट फोर्स बनती है। और जो नेट फोर्स है, इट विल चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट इनटू स्टेट ऑफ मोशन और द स्टेट ऑफ मोशन इनटू स्टेट ऑफ रेस्ट। इट विल नॉट टेंड। यानी नेट फोर्स जब किसी जिस्म पर ज़ीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ नेट फोर्स होती है, तो नेट फोर्स लाजमी बात है कि वो बॉडी की रेस्ट की हालत को मोशन की हालत में तब्दील कर देगी, या अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो उसको रेस्ट में ले आएगी। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड नेट फोर्स। तो न्यूटन ये कहता है अपने सेकंड लॉ में कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। अब ये तो वाज़ेह हो गया कि जब कोई बॉडी नेट फोर्स एक्ट करेगी तो क्या होगा? अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, और अगर वो हरकत कर रहा है तो रेस्ट में आ जाएगा। अब दोनों सूरतों में अगर वो रेस्ट से मोशन में आता है, पहले रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी 0 है, स्पीड 0 है, रेस्ट में है। अब नेट फोर्स एक्ट की तो वो रेस्ट से मोशन में आ गया। जब मोशन में आया, जाहिर है उसकी स्पीड जो है दैट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। अब वो 0 से बढ़ना शुरू हो जाती है उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड। जब वेलोसिटी स्पीड बढ़ेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, एंड दैट एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, दैट इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यूनिट नंबर 2 में हमने ये डिस्कस कर चुके। अब दूसरी हालत को ले लें। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स एक्ट करती है और वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से हरकत कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या करेगी? उसकी यूनिफॉर्म मोशन को रेस्ट की हालत में चेंज कर देगी। अब इस हालत में भी जब वो यूनिफॉर्म मोशन से हरकत कर रहा था तो उसके पास एक स्पेसिफिक वेलोसिटी थी। नेट फोर्स ने अमल किया। क्या किया नेट फोर्स ने? उसकी वेलोसिटी को कम करते करते 0 कर दिया। बताया आपको नेट फोर्स क्या करती है? किसी जिस्म को रेस्ट से मोशन में लाती है या मोशन से रेस्ट में लाती है। लाने की कोशिश नहीं करती, लाती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म को जब नेट फोर्स के अमल करने से वो जिस्म रेस्ट में हुआ तो क्या हुआ? कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी कम हुई, चेंज हुई। और चेंज किस तरह से हुई? इसमें कमी आई।
और वेलोसिटी कम होने की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है दैट इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो दोनों सूरतों में अगर कोई जिसम रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहा है, जब भी दोनों सूरतों में से किसी भी सूरत में होगा, जब उस पर नेट फोर्स एक्ट करेगी तो वो रेस्ट से मोशन में आएगा, उस सूरत में भी उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा क्योंकि जीरो से वेलोसिटी बढ़ेगी। और जब वो हरकत करता हुआ होगा और नेट फोर्स अमल करेगी तो उसकी वेलोसिटी कम होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो ये बात साबित हो गई कि व्हेन एवर अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब भी किसी जिस्म पर नेट फोर्स एक्ट करती है लाजमी बात है कि उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहला हिस्सा इस स्टेटमेंट का हमने समझ लिया कि whenever a net force acts on a body it produces acceleration in the body। नेट फोर्स एक्ट करने से वेलोसिटी में चेंज आएगा और वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन कहलाता है। अब अगली बात, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एक्सेलरेशन, जो उस नेट फोर्स के अमल करने से एक्सेलरेशन पैदा हुआ उसकी मिकदार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द फोर्स। वो जो नेट फोर्स उस पर अमल की, उस नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी मिकदार, एक्सेलरेशन की, जिसको हम मैथमेटिकली यूं कह सकते हैं एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट नेट फोर्स। जितनी नेट फोर्स ज़्यादा मैग्नीट्यूड में होगी, ज़्यादा अमाउंट में होगी, उतना एक्सेलरेशन पैदा होने वाले की मिकदार जो है वो भी ज़्यादा होगी। जितनी फोर्स कम लगेगी एक्सेलरेशन भी कम होगा। यानी सिंपल अगर आपको मैं बाय डायग्राम समझाना चाहूँ, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास अगर सेम है, क्या है, मास अगर दोनों बॉडीज़ का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के मासेस में, तो मास सेम होने से क्या होगा, यानी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मास जो है वो सेम है, तो सेम मास वाले जिस्म पर इस पर अगर फोर्स की मिकदार ज़्यादा लगा दें, इस पर फोर्स की मिकदार कम लगा दें, तो जिस पर कम फोर्स लगेगी उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो उसकी मिकदार भी कम होगी, जिस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी उसमें पैदा होने वाले एक्सेलरेशन की मिकदार भी ज़्यादा होगी। मासेस दोनों के सेम होने के बावजूद जिस बॉडी पर ज़्यादा फोर्स उसमें एक्सेलरेशन भी ज़्यादा, जिस पर कम फोर्स उसमें एक्सेलरेशन भी कम। अब ये स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट हो गया कि एक्सेलरेशन की मिकदार, जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ किस वजह से, नेट फोर्स के अमल करने से, वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेट फोर्स के। दीज टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी एंड वाइस वर्सा। अब सेकंड पार्ट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वही एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास ऑफ द बॉडी। क्या मतलब, जो एक्सेलरेशन नेट फोर्स के अमल करने से पैदा हुआ है वो उस बॉडी के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोज टू क्वांटिटीज, व्हेनेवर two quantities are inversely proportional to each other, it means that one quantity increases then the other decreases and vice versa। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप होता है तो एक क्वांटिटी बढ़ती है उसके साथ दूसरी कम होती है। तो ये क्या बता रहा है, ये सही बता रहा है कि एक्सेलरेशन और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास को बटे के नीचे इसलिए लिखा कि ये दो क्वांटिटीज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल पड़ी जाएँ। तो इसका मतलब ग्रेटर मास स्मॉलर विल बी द एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन की मिकदार मास के ज़्यादा होने से कम होगी और कम मास के जिस्म में ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। जैसे ये एक बॉडी उसका मास कम है, दूसरा बॉडी उसका मास ज़्यादा है, दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा लें, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों पर लगाई, तो जिस बॉडी का मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा, जिसका मास ज़्यादा है उसमें पैदा होने वाली एक्सेलरेशन की मिकदार कम होगी। हालांकि दोनों बॉडीज़ पर जो फोर्स लगाई गई दैट इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये कि एक्सेलरेशन और मास ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करके ये बनती फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इससे पहले हम कई दफ़ा ये कर चुके कि जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाता है, इसकी जगह साइन ऑफ इक्वालिटी लाया जाता है, तो साथ एक कांस्टेंट आता है विच इज़ नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर ये k है और इसकी वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल में 1 है। तो जब 1 हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो a इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी में चेंज आ गई,
कांस्टेंट की जगह 1 आ गया, F ओवर m, तो मैथमेटिकली ये m इधर आके मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो F इज़ इक्वल टू ma। ये न्यूटन के सेकंड लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाती है। अब ये फोर्स है और इसका यूनिट यहाँ पर डिसाइड करना नहीं भूलेंगे, तो क्योंकि न्यूटन जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है फोर्स को और उसके यूनिट को, तो उसका जो यूनिट है दैट इज़ आल्सो नेम्ड एज न्यूटन, यानी फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन ने अपने ही नाम पर रख दिया। इनफैक्ट इसका जो यूनिट बनता है यहाँ से आप देख सकते हैं, फोर्स मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन है, तो मास का यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इकट्ठा बन के फोर्स का यूनिट बन जाएगा। उसको डिफ़ाइन यूँ किया कि यही दोनों चीज़ें अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में ले ली जाएं, कैसे कि बॉडी का मास जो है वो अगर 1 किलोग्राम हो स्टैंडर्ड कंडीशन, और जो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो दैट विल 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन जो फोर्स बनेगी दैट विल बी 1 न्यूटन। यानी इसको डिफाइन यूँ किया कि 1 न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। अगर किसी बॉडी का मास हो 1 किलोग्राम, उस पर फोर्स एक्ट करे और फोर्स एक्ट करने से उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो, नेट फोर्स एक्ट करे और नेट फोर्स के एक्ट करने से उसमें एक्सेलरेशन जो पैदा हो वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से हो, तो फिर जो फोर्स उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर रही है वो फोर्स की मिकदार 1 न्यूटन होगी। यानी 1 न्यूटन इक्वल होता है 1 kg मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज़ किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था बच्चों न्यूटन का दूसरा कानून हरकत यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छी तरह से इसको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, ये बहुत अहमियत रखता है। अल्लाह हाफिज़।